नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी आने वाले वीडियो की सबसे पहले और सीधे सूचना आपको मिले। बात करते हैं जरा बंगाल की। बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत आने शुरू हो गए हैं? और सिर्फ संकेत ही नहीं, क्या कोई योजना भी बन गई है? जी हाँ, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि राष्ट्रपति शासन अगर वेस्ट बंगाल में लगना है तो उसकी कोई योजना कैसे बन सकती है? ये तो एक डिसीजन है जो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर केंद्र सरकार को लेना होता है। कैबिनेट सुझाव देती है और राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करते हैं। राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन आपको एक नाम याद करना चाहिए, अभिजीत गंगोपाध्याय। अभिजीत गंगोपाध्याय साहब वो नाम है, आप जिन्हें स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। आप कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे, ये आप सबको पता है। और एन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने जस्टिस पद से त्यागपत्र दिया। शुरुआत में इनके तृणमूल ज्वाइन करने की खबरें आई, ऐसी बातचीत चली। लेकिन कुछ दिन के उहापोह के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने अंततः भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ ज्वाइन किया, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें वेस्ट बंगाल से टिकट दिया और इस समय भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल से सांसद हैं अभिजीत गंगोपाध्याय। अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से, आप कह सकते हैं कि ये आरोप नहीं है बल्कि ये कार्य योजना का खुलासा किया है। बीजेपी सांसद और भूतपूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कहते हैं कि बहुत जल्द वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़े महाघोटाले का विस्फोट होगा, यानी उसका खुलासा होगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में चौतरफा विरोध करने की स्थिति बनेगी और 72 घंटे की हड़ताल होगी। ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या क्या कहा है। 72 घंटों की हड़ताल होगी और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लग जाएगा। सवाल यह होता है कि क्या यह महज एक आरोप है? जब अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कि पूर्व में जस्टिस भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, जब वो ये कहते हैं कि एक बड़े घोटाला सरफेस होगा, तो इसका क्या अर्थ है? क्या एजेंसियों ने इस तरह की कोई कार्रवाई शुरू कर रखी है जो कि अपने आखिरी मुहाने पे है? उसके बाद आप देखिए योजना किस तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि चौतरफा विरोध होगा। इसका क्या अर्थ है? विरोध तो तभी संभव है, वो भी ममता बनर्जी के सत्ता में रहते हुए, कि अगर कोई पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई राजनीतिक पूरी व्यवस्था अपने काडर के साथ, अपने समर्थकों के साथ सड़क पे उतर जाए। उसका संकेत तो अभिजीत गंगोपाध्याय दे रहे हैं कि चौतरफा विरोध होगा। फिर कहते हैं 72 घंटे की हड़ताल होगी। साहब, हड़ताल ममता बनर्जी के शासन में, वहां सत्ता में रहते हुए तो तभी संभव है कि जब इस योजना पर भी पार्टी काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, उसकी पूरी तैयारी है। तो ये महज आरोप है या ये किसी कार्य योजना का खुलासा है जो अभिजीत गंगोपाध्याय वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं? सवाल ये है कि इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया। तृणमूल कांग्रेस थोड़ा सा डिफेंसिव हुई है और डिफेंसिव होने के बाद वो ये कहती है कि साहब, अगर गंगोपाध्याय के पास कोई जानकारी है तो वो सीबीआई जाएं, सीबीआई को बताएं। नकारा नहीं है वेस्ट बंगाल ने। ये बयान आया है वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष ने। और जब कुणाल घोष इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि साहब कुछ ना कुछ तो नीचे हो रहा है, जिसका गंगोपाध्याय ने अभी इतने व्यवस्थित ढंग से अपनी पूरी लगभग कार्य योजना बताते हुए खुलासा कर दिया। अब जरा वेस्ट बंगाल की राजनीति पर बात करते हैं अगर, तो आप देखिए, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि वेस्ट बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन के 100% ईमानदारी से चुनाव संभव ही नहीं है, तो ये बहुत गलत नहीं है। कारण क्या है? हम सब कहते हैं कि ममता बनर्जी ने वहां के वोटरों में डर पैदा कर रखा है और वोटर जो है उसके भय की वजह से जा नहीं पाता। लेकिन अब कुछ स्थितियां बदली हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं, मैं वो पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस पर विचार कीजिएगा। ये सही है कि ममता बनर्जी ने जो
वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों का काडर था उनके 3 दशक के सत्ता के बाद, उसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करते समय वो काडर अपने साथ ले आई और वही गुंडे टीएमसी के आज गुंडे कहलाते हैं, जो पहले लेफ्ट के गुंडे थे। वो पूरा इकोसिस्टम है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। वो भय कायम रखते हैं शहर से लेके गांव तक में, बिल्कुल सही है। इलेक्शन के समय वो रिगिंग करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अब स्थितियां कैसे बदल रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। वेस्ट बंगाल का राजनीतिक डीएनए उस समाज का ये बताता है कि वो जब सत्ता पलटती है किसी की तो एक तरफा पलटती है। 3 दशकों के बाद जब उसने लेफ्ट की सत्ता वेस्ट बंगाल से पलटी, तो बिल्कुल पलट दिया। और क्यों पलटा? जब उसे ये लग जाता है कि मौजूदा सत्ता को रिप्लेस फलाने पार्टी कर सकती है। जब उसे 2012 में ममता बनर्जी के एग्रेशन और एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन और एक्टिविटी के बाद जब बंगाल के मतदाता को यह भरोसा हो गया कि लेफ्ट की सत्ता को ममता बनर्जी हरा सकती है, तो उसने ममता बनर्जी के साथ अपना मतदान किया और लेफ्ट की सत्ता उखाड़ फेंकी। आप ध्यान रखें, पिछले बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसी 2012 वाले इतिहास को दोहराया है। उसने वेस्ट बंगाल के मतदाताओं को ये भरोसा दिया है अंदर कि अगर ममता बनर्जी की सत्ता कोई उखाड़ के फेंक सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। ये एक भरोसा। अब आते हैं डर वाली बात पर। डर बिल्कुल सही है, लेकिन उसी के साथ साथ जरा जो बदली स्थितियां हैं उसको भी देखिए। मैं बार बार कहता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल के लिए जो बांग्लादेश है वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत बड़ा असर डालेगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ये समझ रही हैं कि उन्हें टीएमसी को जो हिंदू वोट मिलता रहा है उसमें एक बड़ा डेंट आया है। क्यों? क्योंकि हिंदू जो टीएमसी का वोटर था अभी तक, उसने भी ये मैसेजिंग पा लिया है कि अगर दीदी की सत्ता, जो कि मुस्लिम परस्त सत्ता है, वो किसी भी मजबूरी के तहत या ना बदलने की चाहत में ममता को वोट करता रहा, उसने ये जान लिया है कि अगर ममता बनर्जी को कोई उखाड़ के फेंकेगा तो वो भाजपा है। इसलिए पिछली विधानसभा में जो कुछ वोट तृणमूल के पक्ष में गए हिंदुओं का रुक गया था भाजपा में आने से या ट्रांसफर होने से, वो इस बार ट्रांसफर होने जा रहा है। पहली स्थिति। उसके अलावा एक राजनीतिक त्रिकोण भी वेस्ट बंगाल में पैदा हो चुका है। उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको या बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये छोटी छोटी बातें एक बड़ा अंतर, एक बड़ा प्रभाव लेके आ रही हैं वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी क्यों अपनी राजनीति को एक किनारे में घिरा हुआ महसूस कर रही हैं। और ये सच भी है। राजनीतिक त्रिकोण की जो मैं बात कर रहा हूं वो है लेफ्ट, कांग्रेस, ओवैसी और हुमायूं कबीर का। ये एक ऐसा त्रिकोण है कि अगर उसने 4% मत को का अगर डेंट लगाया तृणमूल को, तो 4% वोट का डेंट तृणमूल के लिए कैसे बड़ा घातक साबित होगा ये मैं बता रहा हूं। 4% का ये डेंट, बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं की प्रताड़ना, खुद वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफी चेंज, ये सारा कुछ देखने के बाद, मुस्लिम परस्त जो राजनीति है ममता बनर्जी की, वो सब देखने के बाद तृणमूल का जो विचला हुआ, जो इनका हिंदू वोटर है, लगभग 4% के आसपास ये वोट का डेंट टीएमसी को इस बार और लगने जा रहा है, जो कि पहले ही विधानसभा चुनाव में लग चुका है। ठीक है, बड़ी स्लाइड उन्होंने विक्ट्री हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप मतों के अंतर पर जाएंगे और कुछ क्षेत्रों के प्रभाव में आप देखेंगे तो आपको स्थितियां क्लियर होते हुए दिखाई देंगी। और उसी के साथ ये भी ध्यान रखिए कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल में भाजपा की सीटें भले सांसदीय की कम हुई हों, लेकिन वोट प्रतिशत 2% बढ़ चुका है। ये 2% किस तरीके से आगे मैजिक करेगा ये भी बताता हूं। अब 4% ओवैसी, लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में, हुमायूं कबीर इंक्लूडेड। उसके अलावा 4% टीएमसी का वोट जो हिंदू वोटर है उसका दरकना, और 3 से 4% का डेंट एसआईआर ने ममता बनर्जी के फ्रॉड, फर्जी वोटर्स को रोकने के साथ ही कर दिया है ये काम। आपको याद रखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जो मत प्रतिशत का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के बीच, वो केवल 10% का अंतर है। तो इस तरीके से अगर 4-4-4, ये 4-4% का डेंट, जो एक एसआईआर से, दूसरा हिंदू वोटर के खिसकने से तृणमूल का, और तीसरा हुमायूं कबीर से लेके, ओवैसी से लेके लेफ्ट और
कांग्रेस के एक अलग पूल का। ये स्थितियां ये बताती हैं कि ममता बनर्जी क्यों इतनी कॉर्नर्ड महसूस कर रही हैं। ईडी के खिलाफ उनका जो मामला, वो इसी का नतीजा था। और अब यहां पर मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूं। आप कहेंगे कि ममता बनर्जी डरी हैं। हाँ, ममता बनर्जी डरी हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी के पास केवल एक कार्ड रह गया है, वो है अराजकता, गुंडई और केंद्र से लड़ते हुए दिखाना। क्योंकि हुआ क्या कि थोड़ी एक साइकी समझिए वेस्ट बंगाल की। दरअसल 3 दशकों से ज्यादा वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट की सत्ता रही, उसने वहां के समाज का भी एक तरह से जेहनी वामपंथीकरण कर दिया हुआ है। वामपंथ में क्या है? उसे सत्ता से लड़ना है, दिल्ली की सरकार है उससे लड़ना है, और किसी भी मजबूत जो कल्चर है उससे लड़ना है, कोई मजबूत भाषा है उससे लड़ना है, कोई मजबूत धर्म है उससे लड़ना है। आप उसकी वो विद्रोह की एक भाषा जानते हैं, नकारात्मक आंदोलन रहा है। तो वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी ने 2012 में अपने आप को लड़ाका छवि की महिला कह के पेश किया। उसके बाद उनके इकोसिस्टम ने बड़ी बेहतरी से उनके इस पूरे आवरण को अच्छा पीआर करते हुए आगे बढ़ाया। उन्हें लड़ने वाली महिला, कार के बोनट पर चढ़ जाने वाली महिला, लोकसभा में फाइल फाड़ देने वाली महिला, इस तरह की लड़ाका छवि। तो आज जिस बंगाली प्राइड की बात कर रही हैं ममता बनर्जी, या बंगाली अस्मिता की बात करती हैं, अब ममता बनर्जी आपको और अग्रेसिव और अराजक होते हुए दिखाई देंगी। अभी उनकी लड़ाई करने वाली छवि वो और आपको आगे आने वाले में समय में बढ़ते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को ये पता चल चुका है कि उन्हें कहां-कहां से कितना डेंट लग रहा है। इसलिए वो अपनी एकमात्र यूएसपी, जिससे उन्हें फायदा भी मिला है, इससे पहले ऐसा नहीं है, वो एक तरफ दूसरे पार्टी काडर को डराने का प्रयास करेंगी, साथ में साथ वोटर्स को भी ये मैसेज देंगी कि देखो भैया, अभी हम लड़ सकते हैं, इसलिए अगर कहीं रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो ये एक ऐसा कोना है जहां ममता बनर्जी की राजनीति और खुद ममता बनर्जी आके फंस चुकी हैं। इसलिए अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये जो खुलासा किया है, ये जो भविष्यवाणी की है, मैं इसे आरोप इसलिए नहीं मान रहा हूं कि वो पूरी कार्य योजना का खुलासा कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि अभिजीत गंगोपाध्याय का कहा कितना सच होता है। क्या वाकई वेस्ट बंगाल में अब एक दूसरे रास्ते से राष्ट्रपति शासन लगने की धमक सुनाई दे रही है? पटकथा तैयार की जा चुकी है। क्या होगा ये देख आने वाला समय बताएगा। अगर ये वीडियो आपको तनिक भी पसंद आया हो तो इसे आगे बढ़ाइएगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। यूजीसी इक्वलिटी एक्ट, इस पर बहुत सारे दर्शक हमसे लगातार कहते हैं कि आप इस पर बात कीजिए। ऐसा नहीं है दर्शकों, हम किसी बातचीत से बचते नहीं हैं। प्रारब्ध ने इस पर बातचीत किया है, लेकिन आज रात 9 बजे एक बड़ा लाइव लेके हम आ रहे हैं, एक बड़े पैनल के साथ, जिस पर यूजीसी इक्वलिटी एक्ट के हर आयामों पर बड़ी बेबाक और बड़ी खुल के बात होगी। चर्चा चूंकि लाइव रहेगी, इसलिए लाइव चैट में आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सिर्फ दूसरी या तीसरी चर्चा नहीं होगी यूजीसी पर, बल्कि हम इस पर लगातार बात करेंगे और पूरी मुखरता से हर पक्षों पर बात करेंगे। तो आज के रात लाइव 9 बजे में जरूर जुड़िएगा। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो इसी के साथ मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।